हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज जो होता है अपने क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसका जो चैप्टर 2 है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उसको जो होता है डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का जो होता है एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स बताऊंगा ताकि आप इस चैप्टर को होता है काफी अच्छे तरीके से समझ पाए और एक अच्छा आंसर होता है इस चैप्टर से आप बोर्ड्स में होता है वो लिख सके। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा इस चैप्टर का जो टाइटल है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इसको थोड़ा जो डिस्कस कर लेते हैं कि इसका आखिरकार मतलब होता क्या है। देखिए दोस्तों, ये बाइपोलैरिटी का आखिरकार मतलब क्या होता है, हमको यहाँ पे इसको समझने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो था बताया था कि 1945 से लेकर के 1991 तक कोल्ड वॉर जो था वो चला था। इस कोल्ड वॉर के दौरान क्या होता है, वर्ल्ड जो होता है, जो दुनिया होती है, उसमें दो सुपर पावर होते हैं। एक होता है यूएसए और दूसरा होता है हमारा यूएसएसआर। इसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों, हमारी जो पूरी दुनिया होती है उस समय वो दो कैंप के अंदर भी जो होता है वो बटी होती है। मतलब कि 1945 से 1991 तक जो पूरी दुनिया हमारी होती है, जो पूरा वर्ल्ड होता है, वो दो कैंप के अंदर या फिर दो ग्रुप्स के अंदर या फिर हम कह सकते हैं दो पोल के अंदर। ये बाई का मतलब होता है दो पोल्स के अंदर जो होता है डिवाइडेड होती है। पहला जो हमारा कैंप होता है या फिर पहला हमारा जो ब्लॉक होता है या फिर पहला हमारा जो ग्रुप होता है वो होता है यूएसए का और उसकी अलाइड कंट्रीज का, और दूसरा दोस्तों हमारा होता है यूएसएसआर का और जो उसकी अलाइड कंट्रीज होती हैं उनका जो होता है दूसरा कैंप होता है। तो अब दोस्तों 1945 से 1991 तक, क्योंकि हमें वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, दो सुपर पावर या फिर दो ग्रुप जो होते हैं, दो पोल्स हमको देखने को मिलते हैं पावर्स के, एक यूएसएसआर और एक यूएसए। इसीलिए दोस्तों 1945 से 1991 तक का जो हमारा पूरा पीरियड है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, उसको हम बाइपोलर जो होता है सिस्टम कहते हैं। अब दोस्तों 1991 के बाद क्या होता है, यूएसएसआर जो होता है यानी कि जो सेकंड ब्लॉक होता है इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और दुनिया से क्या होता है, जो ये सेकंड ब्लॉक होता है, जो सेकंड पोल होता है, वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और इस तरीके से ये जो बाइपोलर सिस्टम होता है वो 1991 से एंड हो जाता है। और फिर 1991 से एक दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत होती है जिसको हम जानते हैं यूनिपोलर सिस्टम के नाम से। यूनिपोलर सिस्टम के नाम से। यूनिपोलर क्यों, यूनि मींस क्या होता है एक, यूनिपोलर सिस्टम इसलिए क्योंकि अब दुनिया के अंदर 1991 के बाद केवल एक सुपर पावर जो होता है वो रह जाता है जिसका नाम होता है यूएसए। आई होप दोस्तों आपको ये टाइटल का मतलब जो होता है वो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे पहले टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है व्हाट वाज सोवियत सिस्टम, यानी कि आखिरकार ये सोवियत सिस्टम था क्या। इसमें बेसिकली दोस्तों हमको ये देखना है कि जो यूएसएसआर था ये आखिरकार था क्या, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, कैसे हुआ, किसने जो था इसका फॉर्मेशन किया, ये सारी बातें जो था इसके अंदर हम जो था डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए दोस्तों, जो यूएसएसआर जो था या फिर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये एक्चुअली में दोस्तों 15 कंट्रीज का 15 कंट्रीज का दोस्तों ये एक ग्रुप था, या फिर आप कह सकते हैं कि जो यूएसएसआर जो था ये 15 कंट्रीज का जो था एक फेडरेशन था जिसके फॉर्मेशन जो था एक्चुअली में वो 30 दिसंबर 1922 को जो व्लादिमीर लेनिन थे उनके लीडरशिप के अंतर्गत जो था इसका फॉर्मेशन हुआ था। हालांकि दोस्तों इसके फॉर्मेशन के टाइम पे यानी कि 30 दिसंबर 1922 को इसके अंदर 15 कंट्रीज नहीं होती हैं, 15 कंट्रीज में टोटल होती है जो कि आगे चल करके इसमें शामिल होती हैं। शुरुआत में इसके फॉर्मेशन के दौरान केवल 4-5 कंट्रीज होती हैं। अब दोस्तों होता क्या है यहाँ पे कि 1917 के अंदर जो रशिया होता है वहां पे क्या होता है, रशियन रेवोल्यूशन होता है या फिर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होता है 1917 के अंदर, जो कि बेसिकली सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा प्रभावित होता है। और उसी सोशलिस्ट रेवोल्यूशन या फिर रशियन रेवोल्यूशन के बाद ही क्या होता है, यूएसएसआर का गठन जो होता है वो 30 दिसंबर 1922 को होता है। अब दोस्तों हमारा जो ये यूएसएसआर होता है या फिर हम यूं कहें जो सोवियत सिस्टम होता है,
इसके अपनी खुद की जो होती हैं कुछ यूनिक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल सिस्टम होता है, जिसके बारे में हम एक एक करके देखने वाले हैं। जैसे दोस्तों अगर हम यूएसएसआर की बात करें, अगर इसके हम पॉलिटी को देखते हैं, इसके अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम को देखें तो यूएसएसआर का पॉलिटिकल सिस्टम एक्चुअली ये वन पार्टी सिस्टम होता है। वन पार्टी सिस्टम मतलब कि जो यूएसएसआर का पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो वन पार्टी सिस्टम के ऊपर आधारित होता है। यानी कि यहाँ की जो पॉलिटिक्स होती है, यहाँ की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेंस होता है, जिसका नाम होता है कम्युनिस्ट पार्टी। बाकी की और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं यहाँ पे, यानी कि अपोजिशनल पार्टीज होती हैं यहाँ पे, बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती हैं। दूसरी बात, अगर दोस्तों इसके हम इकोनॉमिकल सिस्टम की बात करें तो दोस्तों यूएसएसआर का इकोनॉमिकल सिस्टम जो होता है वो सोशलिज्म या फिर सोशलिस्ट मॉडल के ऊपर जो होता है वो आधारित होता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यूएसएसआर की जो इकोनॉमी होती है वो पूरी तरीके से यूएसएसआर स्टेट जो होता है या फिर जो यूएसएसआर गवर्नमेंट होती है उसके हाथों में होता है। यहाँ की जितने भी इकोनॉमिकल रिसोर्सेस होते हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी वेल्थ होते हैं, वो सब के सब जो होता है गवर्नमेंट के हाथों में होते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। तीसरी बात दोस्तों, अगर हम यहाँ के सोशल सिस्टम की बात करें तो दोस्तों यहाँ की जो सोसाइटी होती है वो एक्चुअली एक इगैलिटेरियन सोसाइटी होती है। इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब कि दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे जो यूएसएसआर की सोसाइटी होती है वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। लोगों के अंदर क्या होता है, जैसे कि पहले था जब रशिया क्या था, एक तरीके से एक ऑटोक्रेटिक स्टेट था, तब क्या था, रशिया की सोसाइटी में कोई नोबल था, कोई एरिस्टोक्रेटिक था, कोई पुअर था, कोई कुछ था। अब जो होता है दोस्तों क्या होता है, यूएसएसआर के अंदर इगैलिटेरियन सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे लोग जो होता है बराबर होते हैं, कोई भी ना कोई नोबल है, ना कोई एरिस्टोक्रेटिक है, ना ही कोई जो होता है पुअर है, ना कोई कुछ है। अब सबके सब जो होता है क्या है, यहाँ के जो लोग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा जो था वो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारा जो यूएसएसआर जो था इसके कुछ फीचर थे जिनके बारे में हम देखने वाले हैं, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जो होता है इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर जो होता है 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड के अंदर जो होता है वो जरूर से जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं। अब वो फीचर आखिरकार यूएसएसआर के कौन कौन से थे उनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में, कुछ यूएसएसआर की फीचर्स ऑफ यूएसएसआर। दोस्तों यूएसएसआर के फीचर्स में कुछ इसके कुछ पॉजिटिव फीचर्स भी आते हैं और इसके कुछ नेगेटिव फीचर भी आते हैं, जिनको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इसके नेगेटिव पॉजिटिव फीचर्स की। अगर दोस्तों इसके हम पॉजिटिव फीचर्स की बात करें यूएसएसआर की, तो दोस्तों ये दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होती है। यूएसएसआर जो होता है वो दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होती है। यूएसएसआर के पास दोस्तों एक इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जो होती हैं दोस्तों यूएसएसआर के अंदर मौजूद होती हैं। ये कम्युनिकेशन है। तीसरा दोस्तों यूएसएसआर के पास जो होते हैं एक अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं मौजूद होते हैं। मतलब कि ऑयल वगैरह के, आयरन ओर वगैरह के यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज होता है काफी अच्छे यूएसएसआर के अंदर मौजूद होते हैं। चौथा जो है यहाँ पे जो होता है काफी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा होती हैं, जो कि हर एक चीज का प्रोडक्शन जो होता है वो अपने नागरिकों के लिए जो होता है वो कर रही होती हैं। तीसरा दोस्तों यहाँ पे होता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है दोस्तों, यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने सारे सिटीजन को जो होता है एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो प्रदान करती है। इसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है, जो यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने लोगों को जो होता है, अपने लोगों के लिए दोस्तों बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स
बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स, सब्सिडीज वगैरह जो होती हैं दोस्तों हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, चाइल्ड केयर के मामले में, इन सब में जो यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने नागरिकों के लिए हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन, चाइल्ड केयर सेक्टर में, इन सब में काफी अच्छी वेलफेयर स्कीम, काफी ज्यादा सब्सिडीज होता है वो प्रदान कर रही होती है। और दोस्तों यहाँ पे होता है कि उस समय यूएसएसआर के अंदर कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, नो अनएम्प्लॉयमेंट। हर कोई जो होता है यहाँ पे एक तरीके से खुशहाल होता है, कोई भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। अब दोस्तों आपको ये सारे जो इसके पॉजिटिव ट्रेड्स थे उनको देख करके लगता होगा कि जो यूएसएसआर था वो काफी खुशहाल होगा, यहाँ के लोग जो होता है काफी खुश होंगे, उनको हर एक चीज जो होती है, सुविधा सुख जो होता है वो सरकार से मिल रहा है, तो उनको तो आखिरकार कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, इसके कुछ जो होता है निगेटिव ट्रेड्स भी होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा खुश नहीं होते हैं, वो काफी ज्यादा परेशान भी जो होते हैं इतने सारे पॉलिसीज होता है मिलने के बावजूद भी। देखते हैं दोस्तों हमारे वो निगेटिव ट्रेड्स आखिरकार कौन कौन से थे जिसकी वजह से ये सारे पॉजिटिव ट्रेड जो थे वो फेल साबित हो रहे थे एक तरीके से। अगर दोस्तों हम यूएसएसआर के कुछ निगेटिव ट्रेड्स की बात करें, अगर दोस्तों हम कुछ यूएसएसआर के कुछ निगेटिव ट्रेड्स की बात करें, निगेटिव ट्रेड्स की बात करें, अगर हम कुछ निगेटिव अगर हम दोस्तों निगेटिव फीचर्स की बात करें तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले ये होता है कि जो यूएसएसआर होता है दोस्तों ये काफी ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन सिस्टम हो चुका होता है। यूएसएसआर काफी ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन जो होता है वो बन चुका होता है। अब इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, आप सिंपल भाषा में जो होता है ये समझ लीजिए कि यूएसएसआर के अंदर दोस्तों क्या होता है, पॉलिटिकल ओपिनियन जो होता है, पॉलिटिकल ओपिनियन, पॉलिटिकल ओपिनियन ये बिल्कुल जो होता है दोस्तों एक तरीके से अब्सेंस होता है। मतलब कि जैसे कि हमारे यहाँ पे पॉलिटी में क्या होता है, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमको अपने जो ओपिनियन है उनको एक्सप्रेस करने का अधिकार है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है यूएसएसआर के अंदर लोगों के पास जो होता है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, ना उनको अपने ओपिनियन देने का कोई अधिकार होता है। और तो और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, कोई भी अपोजिशन पार्टीज का भी फॉर्मेशन करने का अधिकार नहीं होता है। केवल एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जो होते हैं लोगों को वही क्या कर रही होती है, डोमिनेट कर रही होती है। और वो कम्युनिस्ट पार्टी दोस्तों जो होती है वो लोगों के लिए अनअकाउंटेबल भी होती है, लोगों के लिए एक तरीके से अनअकाउंटेबल भी होती वो होती है। पहला दोस्तों इसका नेगेटिव फीचर जो था वो ये था। दूसरा दोस्तों अगर इसका नेगेटिव फीचर की बात करें तो यहां पे दोस्तों लैक ऑफ डेमोक्रेसी, यहां पे डेमोक्रेसी की जो थी दोस्तों काफी ज्यादा कमी थी। और दोस्तों अगर हम इसके नेगेटिव ट्रेड्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हमको देखने को मिलता है कि यूएसएसआर के अंदर कि दोस्तों यहां पे डोमिनेंस था दोस्तों रशिया का, डोमिनेंस ऑफ रशिया। इसके अंदर दोस्तों होता क्या है कि अभी अभी हमने देखा था कि जो यूएसएसआर था ये एक्चुअली में 15 कंट्रीज का जो था एक फेडरेशन था, 15 रिपब्लिक्स का एक फेडरेशन था। लेकिन दोस्तों 15 रिपब्लिक होने के बाद भी इसमें से जो रशिया जो था ये बाकी के जो 14 अदर रिपब्लिक्स थे उनके ऊपर डोमिनेट करता था, सब कुछ जो था वो रशिया करता था। और जो 14 अदर रिपब्लिक जो होते थे उनको रशिया को जो था कमांड जो था उसको फॉलो करना पड़ता था। इसके वजह से बाकी के जो 14 रिपब्लिक्स के जो लोग जो थे वो इस यूएसएसआर सिस्टम से जो था काफी ज्यादा खुश नहीं थे। चौथा दोस्तों यहाँ पे कारण जो होता है वो ये होता है कि यूएसएसआर, इसके और निगेटिव ट्रेड की अगर बात करें दोस्तों तो यूएसएसआर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो गया, इन सब के सेक्टर के अंदर दोस्तों जो यूएसएसआर होता है वो वेस्टर्न कंट्रीज से काफी ज्यादा पीछे होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के मामले में यूएसएसआर वेस्टर्न कंट्रीज से काफी ज्यादा पीछे होता है, उतना ज्यादा डेवलप जो होता है ये नहीं होता है। चौथा अगर दोस्तों अगर हम दूसरे नेगेटिव ट्रेड्स की यहाँ की बात करें तो ये होता है दोस्तों कि इतने सारे नेगेटिव फीचर होने के साथ साथ क्या होता है, जो यूएसएसआर के जितने भी पॉलिटिकल
और इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यूएसएसआर के अंदर जितने भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये सब के सब जो दोस्तों काफी ज्यादा आंतरिक रूप से इंटरनली जो होता है ये सब काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुके होते हैं। क्यों कमजोर पड़ चुके होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी का होता है काफी ज्यादा डोमिनेंस हो चुका होता है। इसी के वजह से यूएसएसआर के जितने भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो सब के सब काफी ज्यादा आंतरिक रूप से इंटरनली काफी ज्यादा वीक पड़ चुके थे। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही यूएसएसआर के अंदर जो होता है एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट आता है, और वो टर्निंग पॉइंट क्या था वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसके वजह से दोस्तों यूएसएसआर का जो पूरा इतिहास होता है वो बदल जाता है पूरी तरीके से। और वो टर्निंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों वो हम देखते हैं कि 1979 का पीरियड आता है। 1979 तक वैसे ही यूएसएसआर क्या था, बहुत सारे प्रॉब्लम से, अंदरूनी प्रॉब्लम से जो था वो गुजर रहा था। 1979 के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो यूएसएसआर होता है ये अफगानिस्तान के ऊपर जो होता है अटैक कर देता है। 1979 के अंदर यूएसएसआर की जो मिलिट्री फोर्स होती है, जिसको हम उस समय रेड आर्मी के नाम से जानते थे, ये अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। दोस्तों ये रेड आर्मी जो होती है उन दिनों दुनिया की जो जितनी भी मिलिट्री फोर्स होती हैं उनमें सबसे ताकतवर जो थी वो मिलिट्री फोर्स थी। मतलब कि ऐसा माना जाता था कि जो रेड आर्मी जो होती है इसको दुनिया के अंदर कोई हरा नहीं सकता। लेकिन दोस्तों जब ये रेड आर्मी जो होती है ये अफगानिस्तान के ऊपर जो होता है, जब 1979 के अंदर अटैक करती है, तब यहाँ पे इसको 10 साल जो होता है वो कम से कम लड़ाई करने पड़ते हैं। 1989 तक अफगानिस्तान में जो होती है इसकी लड़ाई होती है, और फाइनली 1989 के अंदर जो रेड आर्मी होती है इसको अफगानिस्तान से भागना पड़ता है। बिना युद्ध जीते जो होता है इसको अफगानिस्तान को छोड़ करके भागना पड़ता है यूएसएसआर की तरफ। क्यों भागना पड़ता है? क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान जो होता है इसको इकोनॉमिकली और मिलिट्रली यूएस से जो होता है वो सपोर्ट कर रहा होता है। इसके वजह से क्या होता है, अफगानिस्तान जैसे छोटे देश को भी यूएसएसआर की रेड आर्मी हरा नहीं पाती है और उसको 1989 के अंदर यूएसएसआर के अंदर वापस भागना पड़ता है। तो इसके वजह से दोस्तों क्या होता है, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर यूएसएसआर की जो होती है काफी ज्यादा मतलब बेइज्जती हो जाती है कि इतनी बड़ी मिलिट्री पावर होने के बाद भी इतने से छोटे देश को हरा नहीं पाई। इसकी वजह से यूएसएसआर को काफी ज्यादा इंसल्ट का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ में दोस्तों जब ये 10 साल की वार चल रही होती है तो इस वार के दौरान जो होता है यूएसएसआर को काफी ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। ये लॉस क्या होता है कि यूएसएसआर की दोस्तों जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो प्रोडक्शन होता है, और एक दोस्तों हमने देखा कि टेक्नोलॉजी, ये दोनों जो होती है वो पहले से टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीजें दोस्तों जो होती हैं इस 10 साल के वार के दौरान जो होती है वो काफी ज्यादा लो हो चुकी होती हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर वार चल रही होती है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रोडक्शन की तरफ होने के बजाय क्या था, वार के अंदर जो था वो खर्च हो रहा था। इसके वजह से यहाँ का प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी जो कि पहले से कमजोर थी, ये दोनों की दोनों लो हो जाती हैं। प्रोडक्शन जो था वो लो होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फूड शॉर्टेज की स्थिति आ जाती है। फूड शॉर्टेज जैसे यहाँ पे दोस्तों होता है तो फिर इन लोगों को क्या करना पड़ता है, फूड की आपूर्ति के लिए क्या करना पड़ता है, इनको फूड को इंपोर्ट कराना पड़ जाता है। अब फूड का अगर ये इंपोर्ट कराएंगे तो इनको जाहिर सी बात है इनको फिर से पैसे देने पड़ेंगे। तो इसके वजह से दोस्तों क्या होता है, यूएसएसआर की जो इकोनॉमी होती है वो और ज्यादा कमजोर हो जाती है जब उसको फूड इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो इन सारे कारणों की वजह से दोस्तों, ये वार की वजह से, ये प्रोडक्शन में कमी आने की वजह से, फूड को इंपोर्ट कराने की वजह से क्या होता है, 1970s में दोस्तों क्या होता है, जो यूएसएसआर की इकोनॉमी होती है वो पूरी तरीके से स्टेगनेट हो जाती है। मतलब कि यूएसएसआर की इकोनॉमी जो होती है एक तरीके से बैठ जाती है, एक तरीके से रुक जाती है, एक तरीके से इसमें स्टेगनेंसी का सामना करना पड़ जाता है। ये दोस्तों यूएसएसआर का जो इतिहास जो था हमने 1970s तक देखा। अब यूएसएसआर का इतिहास इसके आगे का क्या था वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी की सारी चीजें होती है वो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।